गाइस, आई एम राहुल मिश्रा फ्रॉम आरएम कॉमर्स। जहाँ भी हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और पढ़ते होंगे और अच्छे से तैयारी में लगे हुए होंगे। और आज हम आप लोगों के लिए उसी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए लेकर के आए हैं बैंकिंग हिस्ट्री का वीडियो। और इस वीडियो से बिल्कुल ही आपको बेनिफिट मिलने वाला है। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर ही बन का तात्पर्य एक ऐसी संस्था से होता है जो जनता से जमा के रूप में धन स्वीकार करती है और ऋण के रूप में ग्राहक के मांग पर रुपया प्रदान करती है। यह एक प्रकार की संस्था है जो मुक्त धन का लेन देन का काम करती है। बैंक शब्द की उत्पत्ति की बात की जाए तो ऐसी मान्यता है कि यह इटालियन शब्द बैंकों से बना हुआ है, तो कुछ विद्वान या जो विशेषज्ञ हैं उनका मानना है यह जर्मन भाषा के बैंक शब्द से बना है। अगर पूरे विश्व में पहले बैंक की बात करें तो 1694 ईस्वी में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई थी। भारत में पहले बैंक की स्थापना की बात की जाए तो 1770 ईस्वी में द बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से पहले यूरोपियन बैंक की स्थापना पूरी तरह से यूरोपियन बैंकिंग प्रणाली पद्धति पर आधारित थी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर के अंतर्गत तीन प्रेसिडेंसी बैंक, बैंक ऑफ बंगाल जो 1806 ईस्वी जो पहले बैंक ऑफ कलकत्ता के नाम से रजिस्टर्ड था, बैंक ऑफ मुंबई 1840 वैसे इसका नाम बैंक ऑफ बॉम्बे था, और बैंक ऑफ मद्रास 1843 ईस्वी में स्थापना की गई थी। इन तीनों ही बैंक, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मुंबई, बैंक ऑफ मद्रास को मिलाकर के 1921 ईस्वी में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का जन्म हुआ था। वर्ष 1955 ईस्वी में इन इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया और कुछ अन्य जो राज्य संबंध बैंक थे उनको मिलाकर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम दिया गया। और वर्ष 1911 ईस्वी में भारतीय के स्वामित्व द्वारा सबसे पहला स्वदेशी बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो आप जानते हैं रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को 5 करोड़ की न्यूनतम चुकता पूंजी के साथ की गई थी जो 100 रुपये के मूल्यों में विभाजित थी। भारत सरकार का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 के अंतर्गत स्थापना हुआ था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी को कर दिया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 में यह व्यवस्था की गई कि केंद्र सरकार ही रिजर्व बैंक के गवर्नर और डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति करेंगे। रिजर्व बैंक की जो प्रबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका है यह 21 सदस्यों पर आधारित है। रिजर्व बैंक के प्रबंधन समिति में एक गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, 2 वित्त मंत्रालय द्वारा नियुक्त कोई सरकारी अधिकारी और भारत सरकार द्वारा नामित 10 ऐसे निर्देशक होते हैं जो देश के आर्थिक जीवन के विभिन्न पहलू से संबंध रखते हैं, और 4 स्थानीय निदेशक जो मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और नई दिल्ली में स्थित है। रिजर्व बैंक की स्थापना के जो मुख्य उद्देश्य थे उनमें से कुछ महत्वपूर्ण जो है वो निम्न है: देश में मुद्रा तथा साख का निर्माण करना, व्यापारिक बैंक के नगद कोष को केंद्रीकृत करना, अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग स्थापित करना, रुपये के आंतरिक तथा बाह्य मूल्य में स्थिरता लाना, सुसंगठित मुद्रा बाजार का विकास करना इत्यादि। रिजर्व बैंक के मुख्य कार्य जो है वो निम्न है: साख का नियंत्रण करना, नोटों का निर्गमन करना, बैंक के बैंकर के रूप में काम करना, अन्य बैंकों को लाइसेंस प्रदान करना, निरीक्षण कार्य करना, समाशोधन गृह का कार्य करना। वाणिज्यिक बैंक की बात करें तो यह अनुसूचित बैंक ऐसे बैंक होते हैं जो रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में शामिल होते हैं। अनुसूचित बैंक के प्रकार की बात करें तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक और फॉरेन बैंक। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के अंतर्गत नेशनलाइज बैंक, स्टेट बैंक एंड एसोसिएट और रूरल बैंक आते हैं। भारत में प्रमुख निजी क्षेत्र के बैंक की बात करें तो एक्सिस बैंक, HDFC, यस बैंक, ICICI बैंक, और वर्तमान में अगर बात करें तो ICICI बैंक निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। विदेशी बैंक ऐसे बैंक होते हैं जिनका पंजीयन विदेशों में वहां के नियम के अंतर्गत होता है, उनका मुख्यालय विदेश में ही होता है, लेकिन वो अपने शाखाएं अन्य देशों में भी खोल सकते हैं। भारत में कुछ महत्वपूर्ण विदेशी बैंक की बात करें तो अबू धाबी कॉमर्शियल बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड बैंक, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस इत्यादि हैं।
भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 ईस्वी को इंदिरा गांधी की सरकार में 14 बैंकों का किया गया था और भारत में दूसरा राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 ईस्वी को 6 बैंकों का किया गया था। वर्तमान समय में अगर भारत में अगर राष्ट्रीयकृत बैंक की बात करें तो केवल 12 हैं, जो इस प्रकार से हैं: इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब और सिंध बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और भारतीय स्टेट बैंक। भारत में कुछ अन्य प्रकार के भी सहकारी बैंक हैं जिनके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। तो सहकारी बैंक ऐसे बैंक होते हैं जो शहरी ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में काम करती है और यह केंद्रीय सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी बैंक या कृषि साख समिति के रूप में हो सकती है। सहकारी बैंक सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होती है। इनका रेगुलेशन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और बैंकिंग विधि अधिनियम 1955 के द्वारा संचालित होता है। केंद्रीय सहकारी बैंक दो प्रकार के होते हैं: विशुद्ध बैंक, मिश्रित बैंक। विशुद्ध बैंक में केवल सहकारी समिति ही होते हैं और मिश्रित बैंक में व्यक्ति और समिति दोनों वर्गों के सदस्य होते हैं। जरूरी है। इसके बाद आपको बता दें मौद्रिक नीति। तो मौद्रिक नीति का संचालन हमारे देश में भारतीय रिजर्व बैंक करती है। मौद्रिक नीति से तात्पर्य है अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मुद्रा एवं साख की मात्रा को नियंत्रित करने की नीति। बैंक दर या कटौती दर, ये आपको जानना जरूरी है। तो केंद्रीय बैंक के द्वारा अपने ग्राहक बैंकों को दिए जाने वाले जो ऋण होते हैं उस पर ब्याज की रकम वसूल की जाती है और यह जिस दर पर वसूल की जाती है वह बैंक दर या कटौती दर कहलाता है। रेपो दर मुद्रास्फीति को रोकने का एक प्रमुख तंत्र के रूप में होता है। इनका मुख्य उद्देश्य होता है जब केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकाल के लिए मुद्रा उधार देती है तो उस समय उनसे ब्याज भी चार्ज करती है और वो जो ब्याज चार्ज की जाती है वही रेपो दर कहलाता है। रिवर्स रेपो दर की बात करें तो यह दर रेपो दर का ठीक उल्टा होता है, ठीक विपरीत होता है। जब केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंक से कर्ज लेती है उस पर जो भी ब्याज देय होती है वही रिवर्स रेपो दर कहलाता है। तरल कोष अनुपात की बात करें तो प्रत्येक व्यावसायिक बैंकों को अपनी कुल जमा का एक निश्चित प्रतिशत भाग नकद के रूप में रखना होता है जिसे तरल कोष अनुपात कहते हैं। वैधानिक तरलता अनुपात की बात करें तो यह एक ऐसा अनुपात होता है जो प्रत्येक वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा अपने कुल जमा पर ऋण को प्रदान करने से पहले जमा रखना होता है। इसे वो या तो स्वर्ण के रूप में रख सकते हैं या नगद के रूप में या फिर कोई अन्य सरकारी प्रतिभूति के रूप में रख सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खुले बाजार की क्रियाएं भी करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पास ये शक्ति होती है कि जब भी देश में साख की मात्रा को संकुचित करना होता है वो खुले बाजार में आकर अपने प्रतिभूतियों को बेच सकती है और जब भी साख की मात्रा को विस्तार करना होता है वो खुले बाजार में आकर अपनी प्रतिभूतियों को वापस खरीद सकती है। जब रिजर्व बैंक के द्वारा प्रतिभूति को बाजार में बेचा जाता है तो बैंकों के पास नगद धनराशि कम होती है और देश में साख की मात्रा संकुचित हो जाती है। ठीक इसके विपरीत जब प्रतिभूति को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा खरीदा जाता है तो बैंकों के पास तरल मुद्रा बढ़ जाती है जिससे साख का विस्तार हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल ही अपने तरफ से प्यार जरूर देना है। बाद बाकी आप जानते हैं।